उजाला भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। मेरी मौजूदगी नागपुर में है, नागपुर का मोमिनपुरा का प्रवेश द्वार। और आप ये देखिए यहाँ पर बाजार सजे हुए हैं। चूंकि रमजान का पाक महीना समाप्त होने वाला है और ईद आने वाली है और इसको लेकर सेवैयां और दूसरे सामानों की खरीदारी मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी तादाद में कर रहे हैं। और आपकी नजर जिधर जाएगी, ये तस्वीरें देखिए, कैमरे पर नजर आ रही तो लोग हाथ हिलाकर अभिवादन भी कर रहे हैं। जूस और दूसरे सामानों की बिक्री हो रही है और बड़े पैमाने पर ईद की तैयारियां भी चल रही हैं। लेकिन इन सबके बीच एक और मुद्दा देश में जोरों पर है और मुद्दा है वक्फ संशोधन बिल का। सवाल ये उठ रहा है कि वक्फ संशोधन बिल की टाइमलाइन आ गई है। अगले 5 दिनों में वक्फ संशोधन बिल सदन के पटल पर पेश कर दिया जाएगा, तो हंगामा मचा क्यों है? क्यों इस तरीके की बातें कही जा रही है कि देश में इतना हंगामा हो जाएगा? नीतीश नायडू को कोसा जा रहा है। सवाल ये है कि इतनी मिर्ची क्यों लगी है? और अभी तो सिर्फ वक्फ की बात है, आगे यूसीसी आ गया तो क्या होगा? दरअसल टाइम्स नाउ समिट में हमारे ग्रुप एडिटर इन चीफ नाविका कुमार से बातचीत करते हुए देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि इसी सत्र में, यानी मौजूदा जो सेशन चल रहा है 4 तारीख तक है, उसमें वक्फ बिल को सदन के पटल पर पेश कर दिया जाएगा। उन्होंने उनसे सवाल ये भी था कि यूसीसी भी क्या आपके एजेंडे में है, क्या इसकी भी कोई टाइमलाइन है? तो उन्होंने कहा यूसीसी की टाइमलाइन तो नहीं है, लेकिन हाँ यूसीसी भी सरकार और पार्टी के एजेंडे में है। लेकिन इस बीच विपक्ष हंगामा कर रहा है, गर्दन पर तलवार रखी गई है, सिविल वॉर जैसे हालात पैदा हो जाएंगे, ऐसी बातें की जा रही हैं। सवाल है कि ऐसी भड़काऊ बातें क्यों? करेंगे इन सभी चीजों पर चर्चा, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। इसी सत्र में हम वक्फ संशोधन का बिल रखेंगे। ये बीजेपी एनडीए की सरकार ये लुटेरों का काम कर रही है। ये देश के माइनॉरिटी को, विशेषकर मुस्लिम भाइयों बहनों को गुमराह करना चाहता है। तो क्या आने वाले हफ्ते में वक्फ पर लगाम कस दी जाएगी? क्या आने वाले हफ्ते में वक्फ की मनमानी बीते दिनों की बात हो जाएगी? आगे से क्या वक्फ जब चाहे किसी संपत्ति को अपना घोषित नहीं कर पाएगा? फिर क्या इसीलिए देश में हंगामा मचा है? क्या इसीलिए तुष्टीकरण की खेती करने वाली पार्टियों में बेचैनी है? और क्या इसीलिए वक्फ के नाम पर भ्रम फैलाने, भड़काने और उकसाने का खेल जारी है और शरीयत में दखल जैसे बयान दिए जा रहे हैं? तो सवाल है कि इतना हंगामा मचा क्यों? जवाब है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वो ऐलान जिसमें वक्फ की टाइमलाइन है। टाइम्स नाउ समिट में ग्रुप एडिटर इन चीफ नाविका कुमार से बात करते हुए अमित शाह ने साफ कर दिया कि सरकार इसी सत्र में वक्फ संशोधन बिल लेकर आ रही है। तो अगले हफ्ते वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में मूव कर देंगे? देखिए, पार्लियामेंट का टाइम टेबल मुझे मालूम नहीं है, मगर इसी सत्र में हम वक्फ संशोधन का बिल रखेंगे। और जितना ऑपोजिशन है, दिल्ली के जंतर मंतर में तमाम पार्टियां वहां जाकर उन्होंने कहा कि वो मतलब खून भी दे देंगे, अपोज जी, मैंने कहा ना, इमरजेंसी नहीं है। हर कोई विरोध कर सकता है, प्रदर्शन कर सकता है। इमरजेंसी कहाँ है? मौजूदा सेशन 4 अप्रैल तक चलेगा। जाहिर है उससे पहले सरकार सदन के पटल पर इस बिल को रखने जा रही है। सरकार के इरादे विपक्ष को पता है, इसीलिए पहले से ही माहौल बनाया जा रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सहारे देश के मुस्लिमों को उकसाने का खेल खेला जा रहा है। ओवैसी एनडीए के सहयोगियों नीतीश नायडू को तो ललकार ही रहे, वो सरकार के वक्फ अमेंडमेंट बिल को लुटेरों का अमेंडमेंट तक करार दे रहे। अगर ये कल कानून बनेगा तो कभी भी भारत का मुसलमान चंद्राबाबू नायडू को, नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को, जयंत चौधरी को माफ नहीं करेगा। क्योंकि वो अगर सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को, इस तरह से सपोर्ट आप अपनी आंख और दिमाग के ऊपर पर्दा डालकर सपोर्ट नहीं कर सकते, जिससे मुसलमानों के मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को छीन लिया जाएगा। आप किसी भी एतबार से वक्फ को बचाने के लिए नहीं, वक्फ को लूटने के लिए ये बीजेपी एनडीए की सरकार ये लुटेरों का काम कर रही है। ये छीनना चाह रहे वक्फ की प्रॉपर्टीज को। ओवैसी भले सरकारी वक्फ संशोधन बिल को लुटेरों का अमेंडमेंट बता दे, भले ही वक्फ खत्म हो जाने वाली बात कहकर ओवैसी मुस्लिमों को उकसाने की जी भर कोशिश कर ले, लेकिन अमित शाह ने साफ कर दिया है कि सरकार सिर्फ इतना परिवर्तन ला रही कि वक्फ बोर्ड के फैसले को आसानी से कोर्ट में चैलेंज किया जा सके। हमने इतना ही बदलाव किया है कि कोई भी निर्णय होगा, वो निर्णय
कानून की अदालत में इसको चुनौती दे सकते हैं, तो सरकार के निर्णय को भी दे सकते हैं। वह कभी क्यों? तो क्या सरकार ऐसे रोएगी कि हमारा अधिकार ले लिया? सरकार के कानून भी चैलेंज होते हैं। और ये पूरा पचड़ा जब पार्लियामेंट में चर्चा होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये देश के माइनॉरिटी को, विशेषकर मुस्लिम भाइयों बहनों को गुमराह करना चाहता है। मैं इनको कहना चाहता हूं, आपके अधिकार पर कोई तराप मारने की बात। अब कहते हैं हमारी मस्जिदें छीन लेंगे। ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बिल नहीं आ रहा है, कैसे छीनी जाएगी? बिल आगे के समय के लिए है। आप 2013 में जो बिल लेकर आए थे वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट था, मगर वोट बैंक कंसोलिडेट करने के लिए झूठ पर झूठ बोलते जाना। इतने साल से इतने चुनाव हारे, फिर भी सीखते नहीं है। हम क्या कर सकते बताइए? अब अमित शाह भले कह रहे हैं कि सरकार का मकसद सिर्फ वक्फ की मनमानी को कंट्रोल करने का है। परिवर्तन बस इतना हो रहा कि वक्फ बोर्ड के फैसले सीधे अदालत में चैलेंज किए जा सकेंगे, लेकिन विपक्ष बार बार इसे मुस्लिमों पर सरकारी टॉर्चर बता रहा है। वो इसे सौहार्द पर खतरा और मुस्लिमों का अधिकार छीनने वाला कदम साबित करने पर तुला। अमित शाह जी, his political party, Bharatiya Janata Party and its government, they are totally against Muslim community. समाजवादी पार्टी समझती है कि भारतीय जनता पार्टी वो पीडीए के खिलाफ है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही इस बात को कहा था कि एंग्लो इंडियन कोटा होता था, उसको भाजपा ने समाप्त किया। अब वो मुसलमानों के जो हक हैं वक्फ में संशोधन करके उन अधिकारों को छीनना चाहती है। पहले भी वक्फ एक्ट में संशोधन किए गए हैं। यदि संशोधन आवश्यक समझते हो तो जिनकी भलाई के लिए है उस समाज को तो विश्वास में लीजिए, उनके प्रमुख संगठनों को विश्वास में लीजिए। आपने तो किसी पर आप तो थोप रहे हैं। आपने जीपीसी में भी जो विपक्ष के सदस्य थे उनकी राय को नहीं माना। कहीं पर भी आप राय मानने को तैयार नहीं है। जो हमने कहा वही कानून। तो कोई भी सामाजिक कानून जिसके इस तरीके के रेमिफिकेशन हो, जो देश की सौहार्द को बिगाड़ सकता हो, तो आप उसको यूं ही नहीं थोपा जाना चाहिए। विपक्ष चाहे जितना भ्रम फैला ले, वक्फ में संशोधन को चाहे जितना सौहार्द पर खतरा बता दे, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह दो टूक कह रहे कि वक्फ बिल से किसी को डरने की जरूरत नहीं। वक्फ बिल से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं। 2013 में कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट के अंतिम सेशन में कोई लंबी बहस के बगैर वक्फ बिल को पारित कर लिया और वो बिल पारित कर अपनी अपीसमेंट की पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए, वोट बैंक क्रिएट करने के लिए ढेर सारे ऐसे प्रावधान कर दिए जो हमारे संविधान से ही मेल नहीं खाते। एक फैसला वक्फ बोर्ड करता है, उसको देश की अदालत में चुनौती नहीं दे सकते। ऐसा भारत जैसे देश में कैसे चल सकता है? अमित शाह ने सिर्फ वक्फ की टाइमलाइन नहीं बताई, उन्होंने यूसीसी पर भी पार्टी का रुख साफ कर दिया। अमित शाह जी, आपने वक्फ बिल की बात करी, यूसीसी इसके बाद आ जाएगा, एक के बाद एक। क्या वक्फ के पीछे पीछे यूसीसी? नहीं, पीछे पीछे क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से हम मानते हैं कि इस देश में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए और इस देश की संविधान सभा ने तय किया। कांग्रेस पार्टी संविधान सभा का स्पिरिट भूल गई, हम नहीं भूले। जो मार्गदर्शक सिद्धांत देश की विधानसभा और संसद के लिए बनाए गए, इसके अंदर है कि ये देश किसी अनुकूल समय पर एक ही कानून से चलना चाहिए, कानून धर्म के आधार पर नहीं होने चाहिए। और मेरी पार्टी की स्थापना हुई तब से एक भी घोषणा पत्र ऐसा नहीं है जिसमें हमने नहीं कहा है कि हम यूसीसी लेकर आएंगे। पीछे आगे क्या होता है? हमारा कमिटमेंट है। हमने कहा था 370 हटाएंगे, हटा दिया। हमने कहा था राम मंदिर बनाएंगे, बना दिया। और हमने कहा था यूसीसी लेकर आएंगे, यूसीसी भी आएगा। तो बात अगर सिर्फ इतनी है कि वक्फ की मनमानी खत्म हो रही, बात सिर्फ इतनी है कि वक्फ बोर्ड के फैसले अदालत में सीधे चैलेंज किए जाएंगे, तो सवाल है इससे दिक्कत क्यों विपक्ष बार बार वक्फ पर सरकार के स्टैंड को एंटी मुस्लिम करार दे रहा?
क्यों वक्फ संशोधन बिल पास हो जाने पर सिविल वॉर तक की धमकी दी जा रही? क्यों ओवैसी जैसे नेता इसे लुटेरों का अमेंडमेंट करार दे रहे? और सबसे बड़ा सवाल कि वक्फ पर ये हार तो अमित शाह के वादे के मुताबिक जिस दिन यूसीसी आ जाएगा तब क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। तो चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी। मैं सबसे पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रियंका भारती जी आरजेडी के नेता और प्रवक्ता, विजय राठी जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, फाजिल अहमद पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर है और जगदीश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन चूंकि पब्लिक के बीच हूँ, यहाँ पर जो लोग मौजूद होते जाएंगे उनका हक पहले बनता है, तो सवाल की शुरुआत यहीं से करता हूँ। वक्फ की टाइमलाइन आ गई है, विरोध हो रहा है, मसौदा क्या होगा अब जाकर सही सरकार के सामने आएगा, तो आपको लगता है कि उससे पहले विरोध इतना हंगामा सिर्फ पॉलिटिक्स? देखिए, ये तो ऐसा है कि जो हमको लगता है, हम जो देखते हैं कि सरकार अपनी गलतियों को, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मुसलमानों को हाईलाइट करती है, मुसलमानों की नई नई चीजों को लाकर के सामने पेश करती है। जब तक कि इनके पास मसौदा तैयार नहीं था तो अभी तक के उन्होंने क्यों जो वक्फ बोर्ड को लेकर के या वक्फ बिल को लेकर के इतना बड़ा हंगामा? सरकार का मसौदा तो तैयार है, विपक्ष को नहीं पता कि सरकार का मसौदा क्या। ये एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि मुस्लिमों का हक छीना जा रहा है। नहीं, मसौदा अगर तैयार तो अभी तक के पेश कर देना चाहिए था। ये तो हम कई महीनों से सुन रहे हैं कि ये सब होना, ये कई महीने हो गए इस चीज को, लेकिन अभी तक के मसौदा ही पेश नहीं कर पाई। जेपीसी के पास गया, उसके बाद जो अभी सदन में आ गया, लेकिन अभी चूंकि 4 तारीख तक के सेशन है, 4 तारीख तक के कभी भी ये पेश कर सकते हैं, ठीक है, जब आएंगे तो उसके ऊपर फिर हम अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं मुस्लिम समाज का व्यक्ति होने के नाते हमारा मामला जो है वो हमको तय करने दो। ये मैं सरकार को भी बोलना चाहता हूं और दूसरे समाज को भी बताना चाहता हूं कि वक्फ की जो जगहें हैं वो किसी सरकार की जगह नहीं है या किसी दूसरी कम्युनिटी की जगह नहीं है। ये हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादाओं ने जो उनके पास प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी उन्होंने वक्फ बोर्ड को जो है समर्पित कर दी कि वो उसके द्वारा यहाँ पर जो जनता के लिए, सभी समाज के लिए। लेकिन इसमें भी भाई सरकार ने ये कहा है कि परिवर्तन बड़ा सिर्फ इतना है कि कोर्ट में चैलेंज कर सकेंगे। लेकिन शिवम त्यागी, ये कहा जा रहा है, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि माहौल ऐसा है कि आप गर्दन पर तलवार रख रहे हैं, माहौल ऐसा है कि इसके बाद सिविल वॉर के हालात हो जाएंगे। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं राकेश जी कि किसकी गर्दन पर तलवार रखी जा रही है, किसको क्यों दिक्कत है, किसको क्यों डरना है, किसको क्यों कुछ करना है, क्यों इतनी परेशानी है। आदरणीय गृह मंत्री जी से एक सवाल, आपके जो ग्रुप एडिटर हैं नाविका जी, एडिटर इन चीफ है नाविका जी, उन्होंने पूछा था कि भाई ये कहा जा रहा है कि मस्जिदें जो है हमारी ले लेंगे। उन्होंने कहा, आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने कहा कि ये कोई रेट्रोस्पेक्टिव बिल नहीं है, पीछे कुछ हुआ है उस पर नहीं है, आगे जो होने वाला है उस पर कैसे ले लेंगे आपकी मस्जिदें? कोई तुक है क्या इस बात की, कोई तर्क है क्या? और उन्होंने उसके साथ साथ एक चीज और कही, उन्होंने कहा कि 2013 में लाए थे आप ऐसा रेट्रोस्पेक्टिव बिल जहां पर आपने वक्फ को इतनी असीमित शक्तियां दे दी जिसकी कोई हद नहीं। अब मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, वक्फ में 2013 में जब इन्होंने अमेंड किया तो सेक्शन 83 के तहत बार ज्यूरिसडिक्शन जो सिविल कोर्ट्स की होती है उसको खत्म कर दिया कि वहां पर जो स्पेसिफिक मैटर्स हैं उसके वक्फ के, वहां पर कोर्ट में जा ही नहीं सकते। अब यहां सेक्शन 83 का थोड़ा सा वो मैं पढ़ देता हूं, दिस सेक्शन स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्ट्स द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स ओवर द मैटर रिलेटेड टू द वक्फ। क्यों भाई? बिल्कुल ठीक बात है। हिंदुस्तान में कोई एक ऐसी सामाजिक बॉडी बताइए, एक ऐसी धार्मिक बॉडी बताइए जिसके ऊपर जो है कानून लागू ना होता हो, जिसका कोई भी विषय जो है कोर्ट में ना जा सकता हो, जिसको सिविल कोर्ट में चैलेंज ना किया जा सकता हो, जिसको हाई कोर्ट में चैलेंज ना किया जा सकता हो। बताइए कोई एक बॉडी ऐसी? नहीं है कोई एक बॉडी ऐसी। तो बाकी के जो 2, 4, 5, 6 लोग हैं या बाकी के जो जितने दर्द लोगों को हो रहा है, क्यों चाहिए भाई प्रिविलेज आपको? क्यों वक्फ को ऐसी एक पावर मिले जहां पर उनका जो है विषय सिविल कोर्ट में ना जाए, उनका विषय हाई कोर्ट में ना जाए? बस इतनी सी बात है। मेजरली मैं मानता हूं कि जिस तरीके से वक्फ के नाम पर इस देश के लोगों पर और मुसलमानों पर भी, जो पश्माना मुसलमान है, जिस तरीके से उन पर अत्याचार हुआ है, यह बिल उनको इससे बचाने के लिए है। कुछ धनाढ्य लोग, कुछ भूमाफिया टाइप के लोग, कुछ लोग जो इसको अपने पर्सनल फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल शायद बेहतरी के लिए होना था जो नहीं हो रहा, उनको यह दर्द हो रहा है। लेकिन देश में इमरजेंसी नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। जो हमने अपनी रिपोर्ट में भी साफ किया कि रेट्रोस्पेक्टिव बिल है ये, यानी कल को क्या हुआ था नहीं मतलब है। आने वाले समय में वक्फ बोर्ड कोई फैसला करता है, कोई बात आती है तो सीधे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकेगा। इसमें मस्जिद, दरगाह, खानका कोई छीनने की कोई बातचीत नहीं है। फिर भी प्रियंका भारती ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है और आपके नेता ने पटना में भी ये नैरेटिव सेट किया था कि ये छिन जाएगा, वो छिन जाएगा, इंशाअल्लाह हम पास नहीं होने देंगे। तो भाई कल क्या हुआ था उससे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी ऐसा नैरेटिव क्यों? आप पूरा डिबेट कर रहे हैं राकेश जी गृह मंत्री जी के दिए गए स्टेटमेंट्स पर। अमित शाह जी किसी प्रदेश के भाजपा के कोषाध्यक्ष तो है नहीं, वो देश के गृह मंत्री हैं। गृह माने घर,
घर माने देश। अब इसी देश में एक जगह पर गृह मंत्री का काम क्या होता है? घर को सुरक्षित रखना, देश को सुरक्षित रखना। जिस आप कॉन्क्लेव की बात कर रहे हैं, मैंने उसको पूरा 1 घंटा सुना। शुरुआत में वो कह रहे थे कि हमारी 3 मेजर समस्याएं हैं, जिसपे मेरा शुरू से नजर था। जिसमें सबसे पहला ही वो बोले नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, मणिपुर। पिछले 2-3 सालों से मणिपुर जल रहा है। अगर उनसे संभल नहीं रहा है तो फिर वो इधर उधर गोलमाल क्यों घुमा रहे हैं? कुर्सी है, उनका जनाजा तो नहीं है, नहीं संभल रहा तो उतर जाइए। गृह मंत्री जी से अपना काम हो नहीं रहा, लबर इधर उधर बतियाएंगे। शेर वेर तो सही से पढ़ लिया करो, नेशनल टेलीविजन पर आते हो, आने से पहले शेर तो तैयारी करके आनी चाहिए। इस तरीके का शेरों को भी उल्टा सीधा पढ़ देना, मतलब टीवी पर आए हो भाई, शेर तो ठीक पढ़ो। मतलब सवाल पूछा गया है इनसे वक्त के बारे में, सवाल पूछा गया है तेजस्वी यादव के बारे में, घुमाकर मणिपुर में एक शेर फिट कर दिया और वो शेर भी गलत। मैं मानता हूं इनसे कोई तर्क ही नहीं है, कोई फायदा ही है इन बातों से। अरे गजब बात हो गई, वक्त पर जवाब क्यों नहीं देते भाई? गोलमाल क्या घुमा रहे हैं? नहीं, गोलमाल क्या घुमा रहे हैं? प्रवक्ता किसलिए बनाए गए? प्रवक्ता का मतलब होता है कि अपनी पार्टी का स्टैंड रखे, अपने नेता के बारे में बताइए अपने नेता के बारे में, बताइए अपने नेता के बारे में, क्या स्टैंड है आपका वक्त पर? ठीक है, मैं आता हूँ। मस्जिदें कैसे छीनी जाएगी बताइए जरा। यहाँ आकर कुछ भी उल्टे सीधे शेर बता देंगे, सुना देंगे, कोई तर्क है नहीं, कुछ अता न पता न सता और बन गए प्रवक्ता, कैसे चलेगा? मैं आता हूँ बीच में, मैं आता हूँ बीच में, मैं आता हूँ बीच में। 1 मिनट, अरे मैं आ रहा हूँ बीच में, मैं आ रहा हूँ शिवम, 1 मिनट, मैं आ रहा हूँ बीच में। प्रियंका भारती, आपको मैं दोबारा समय दे रहा हूँ। मुझे 10 सेकंड बात, प्रियंका भारती, मैं आपको दोबारा समय दे रहा हूँ। राकेश जी, मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा चलिए 10 सेकंड और बोलिए। प्रियंका भारती, आपको अब से मैं समय दूंगा, नए सिरे से समय दूंगा। बिल अगर रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है तो मस्जिदें कैसे छीनी जाएंगी, ये कहा तेजस्वी यादव ने। उनकी प्रवक्ता बताए कैसे छीनी जाएंगी, सीधा सवाल है भाई। इधर उधर दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। ठीक है, अब रुक जाइए शिवम, रुक जाइए, आपके 10 मिनट पूरे हुए। शिवम भाई, आपके 10 मिनट पूरे हुए। प्रियंका जी सुनिए, मैं हाँ रुक जाइए प्लीज, सवाल नहीं सिखाइए। प्रियंका जी, आपको मैं आपसे समय देता हूं और आपको 1 मिनट अनइंटरप्टेड देता हूं, फिर यहां पर जो लोग हैं मैं उनके बीच जाऊंगा। देखिए, एक तो मणिपुर पर चर्चा नहीं चल रही है, दूसरी बात है दूसरी बात है, प्रियंका जी नहीं है क्या? प्रियंका जी को दोबारा जोड़िए, उनसे बोलिए उनको फिर से समय मिलेगा, उनको फिर से समय मिलेगा। लेकिन जगदीश भाई, एक बात है कि भाई ये सरकार ने जो कहा उसी पर हम चर्चा करेंगे, और सरकार कह रही है कि रेट्रोस्पेक्टिव बिल नहीं है। कल क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, आने वाले समय में जो होगा उसको देखा जाएगा। कोई वक्फ का मसला आता है, कोर्ट में जाएगा, तो भाई इससे कुछ भी छीनने की बात कैसे है? मतलब आप लोग भ्रम फैला रहे हैं। राकेश पांडे जी, सबसे पहले तो जो म्यांमार में लोग मारे गए उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे। फिर दूसरी बात मैं आपसे शुरू करूंगा। आपको मैंने 2 बार डिबेट में देखा, मेरठ से बोल रहे थे, आज नागपुर से बोल रहे हैं, आज जनता के बीच से बोल रहे हैं। आपको पता कि जनता का मूड कैसा, कहने की जरूरत नहीं है, आपने पहले आदमी को सुना, उसने बता दिया। कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है कि जनता सरकार के लिए है कि सरकार जनता के लिए है। सवाल ये होगा, मैं समझता हूँ जनता सरकार को चुनते अपनी सुविधाओं के लिए, अपने कामों के लिए, पर यहाँ तो थोपा जा रहा। हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप करो जो करना आपके मन में आए, पर कहीं ना कहीं संसद में बात होनी चाहिए। मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, जेपीसी में बात होनी चाहिए। कांग्रेस वालों ने कहा कि मस्जिदें चली जाएंगी, कैसे चली जाएंगी? कोई हमें ये समझा दे, इतना लंबा भाषण नहीं चाहिए। मस्जिदें कैसे सरकार ले लेगी? शिवम भाई एक बार हमने सुना, नहीं ठीक है, आपने दिया, हमने सुना, हमें ठीक है, हाँ रुक जाइए प्लीज, एक बार ओपनिंग रिमार्क हो जाए सबकी, एक बार रुक जाइए प्लीज। गृह मंत्री को बहुत शौक है, आपके गृह मंत्री को बहुत शौक है इंटरव्यू देने का। मैं चैलेंज और दाव से कहूँ, एक इंटरव्यू रवीश कुमार को दे दो, पतलून गीली हो जाएगी, पता लग जाएगा। अरे नौकरी नहीं बची उस आदमी की, क्यों देते यूट्यूब को इंटरव्यू? भाई ये फिर वही बात है। नहीं जगदीश जी, ये बात गलत है। कौन किसको इंटरव्यू देगा, किसकी पतलून गीली हो रही है, ये देखने के लिए नहीं बुलाया। तो इस तरीके की बातें मत करिए, फिर शिवम बीच में आ जाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। गृह मंत्री क्या करें, बस ये प्रायोजित कार्यक्रम मत करिए, ये प्रायोजित जबरदस्ती यूट्यूबर को पत्रकार मत बनाइए कि उसको इंटरव्यू दे दे, हद्दी हो गई। राकेश पांडे जी को ना दे इंटरव्यू, नविका जी को ना दे, उनको क्यों दे भाई? नहीं मैं 1 मिनट शिवम, मैं क्लियर कर रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति विशेष पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। जगदीश जी सुनिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। और एक बात सुनिए, यहां पर ना पब्लिक के बीच खड़ा होकर कुछ भी प्रायोजित नहीं होता है। तो ये अपना एजेंडा अपने घर रखकर आया करिए मेरे सामने, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। एकदम अपने घर रखकर आया करिए, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। और अपना एजेंडा चलाना हो तो सर सड़क पर चलाया करिए, मैं लोगों के बीच जा रहा हूं। अब रुक जाइए भाई, अब रुकिए, हाँ ठीक है, रुकिए। सुनवाया आपने
सुन लीजिए मेरी अरे सुनिए, ये आपकी भाषा में होगा। पब्लिक के बीच व्यू सुनने के लिए जाते हैं, इसको लताड़ना आपकी भाषा में कहा जाता होगा। और अगर आपको लताड़ना दिख रहा है तो आपको बड़ा जीरो देकर 99 पर रोककर पब्लिक क्या कर रही थी? पूजा अर्चना कर रही थी क्या? पूजा अर्चना कर रही थी। पिछले कितने सालों से सत्ता से आप आ रहे हैं, मतलब पब्लिक आपको लताड़ रही है जगदीश जी, और पब्लिक इसको लताड़ना कहता है। तो रुक जाइए, चलिए अब हाँ रुक जाइए, आपकी परिभाषा अपने पास रखे रहिए। अब रुक जाइए, हाँ ठीक है भाई, आपकी भाषा में ये लताड़ना है तो सर लताड़ना ठीक है। आपको इतने देर तक सत्ता से बाहर रखकर आपको इतने दूर तक सत्ता से बाहर रखकर पब्लिक आपकी पूजा नहीं कर रही है तो सर लताड़ना उसको कहते हैं। पत्रकार का काम होता है पब्लिक के बीच जाकर उनका व्यू जाना। मैं अपना काम कर रहा हूं और मोमिनपुरा में, नागपुर के में इस बीच में हूं, कोई नहीं है, तो एकदम ध्यान से सुना करिए लोगों की राय। अब अनीस जी हैं और कई सारे जहीर भाई भी हैं। वक्फ पर चर्चा चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने यह कह दिया कि रेट्रोस्पेक्टिव बिल नहीं है। इसका मतलब पहले क्या हुआ था इससे कोई लेना देना नहीं है। अब कोई वक्फ में मसला जाता है, कोई फैसला आएगा तो उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकेंगे। तो मस्जिद छीनने की बात, दरगाह छीनने की बात, खानकाह छीनने की बात क्या ठीक है? ठीक लगती है आपको? देखिए, वक्फ का जो बिल आया हुआ है, ये बिल जिस तरीके से जेपीसी बनाई है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, और पूरे देश के हर कैपिटल के अंदर, बंबई में, अहमदाबाद में, बेंगलोर में जेपीसी गई और उन्होंने हियरिंग लिया। और हियरिंग लेने के बाद में आज ये पता चला है कि अगले हफ्ते ये वक्फ का बिल जो है इसका संशोधन होने वाला है और पार्लियामेंट के अंदर में पेश होने वाला है। क्या इस तरीके का बिल हमारे सरदार भाई जो है, जितने गुरुद्वारा है उनके ऊपर लाने जाने वाले हैं? क्या नागपुर में दीक्षा भूमि है, क्या वो कंट्रोल करने वाले हैं? गुरुद्वारा कंट्रोल करने वाले हैं? तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार ने ये जो वक्फ का बिल लाया है, ये वक्फ का बिल इसीलिए लाया है ताकि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स जिनकी जमीनें हैं बंबई के अंदर में, जो वक्फ की जमीन है, क्योंकि मैं वक्फ मिनिस्टर रहा हूँ 7 साल महाराष्ट्र के अंदर में, और मैंने कोशिश की। बताइए रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? आप मंत्री रहे ना, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? रेट्रोस्पेक्टिव इसका मतलब ये होता है कि ये अपना एक तरफा बिल लाने की कोशिश कर रहे हैं। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब एक तरफा होता है? जो मुझे जो मालूम है, रेट्रोस्पेक्टिव जो है, जो ये बिल ला रहा है उसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। रेट्रोस्पेक्टिव आपका सब्जेक्ट है, मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में सरकार ने कहा है, अमित शाह ने कहा, इसलिए मैं वर्ड का यूज कर। जी, अगर अमित शाह ने क्या संदर्भ में रेट्रोस्पेक्टिव वर्ड यूज किया? रेट्रोस्पेक्टिव मतलब कल क्या हुआ उससे कोई लेना देना नहीं, अब वक्फ के आगे कुछ भी आएगा तो सीधे कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। देखिए, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब अगर उनका जो मतलब है, देखिए ये देश में अब सिर्फ तानाशाही चालू है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। जबरदस्ती क्या सिर्फ तानाशाही कह देना? अगर आपको पॉइंट वाइज कोई एतराज है, जेपीसी में डिस्कशन हुआ, पहले जेपीसी की मांग हो रही थी, जेपीसी कहा गया तो भी अभी दिक्कत की हम पेपर नहीं देखेंगे, पहले से विरोध करेंगे। देखिए, मुद्दा अभी देश में मुद्दा इतना इम्पोर्टेंट नहीं था वक्फ बोर्ड लाने का। अभी थोड़ी देर पहले आपने बात किया मणिपुर के ऊपर गवर्नमेंट क्या कर रही है। जरूरी क्या है? आज दंगे रोकना जरूरी है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है वो जरूरी है कि सिर्फ वक्फ बोर्ड को पकड़ना जरूरी है? और वक्फ क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए ही है? और भी जो अदर जो कम्युनिटी उनकी जमीनों के बारे में कोई बिल नहीं आता है, ऐसा क्यों है? एक तो जगदीश जी सर बीच में मत आया करिए, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, जनता के बीच में हूं, जनता की राय सुना करिए कान खोलकर और मुंह को बंद करके। और अगर नहीं सुन सकते हैं तो सर मुंह पर टेप लगा लिया करिए, ठीक है? आपकी हिम्मत नहीं है इस तरीके से जाकर जनता के बीच खड़े हो जाए। पांडे भाई, जनता आपके खिलाफ जा रही है। हाँ तो ठीक है ना सर, ये प्रायोजित कार्यक्रम नहीं होता है इस तरीके से, क्योंकि राय हमारे हिसाब से भी हो सकते हैं, हमारे चैनल कोई। ठीक है, रुक जाइए सर, रुक जाइए, आपके हिसाब से सर रुक जाइए। अब प्रियंका भारती जुड़ी है, रुक जाइए प्लीज प्लीज, प्रियंका भारती जुड़ चुकी है, 1 मिनट रुक जाइए। जगदीश जी एकदम बीच में नहीं आइएगा, अगर ये फिर बोलते हैं तो उनकी आवाज डाउन कर दीजिएगा पीसीआर। अब प्रियंका भारती जी 1 मिनट आपको अनइंटरप्टेड है, आप बीच में चली गई थी। हाँ, एक एक करके, कोई बीच में नहीं आएगा, कोई बीच में नहीं आएगा। शिवम आप भी शांत रहेंगे। शिवम ने रेट्रोस्पेक्टिव की परिभाषा बताई, आपने कहा कि सरकार के कहे पर चर्चा कर रहे हैं, तो मैडम सरकार जो परिभाषा देगी उसी के आधार पर सवाल पूछे जाएंगे। सरकार ने यह कहा है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव बिल है, इसकी परिभाषा उन्होंने समझाई है, कल क्या हुआ इससे कोई मतलब नहीं है। अब वक्फ के आगे कुछ आएगा तो उससे चैलेंज किया जा सकेगा। तो फिर मस्जिद, दरगाह, खानकाह छीनने की बात क्या ये सिर्फ वोट बैंक के लिए नहीं है? फिर शिवम भी ये सवाल पूछ रहे थे। राकेश पांडे जी, आप जहां खड़े हैं, जिन लोगों के बीच खड़े हैं, वो विपक्ष नहीं है न सत्ता पक्ष है। आप आम पब्लिक के बीच में गए हैं, आप आम पब्लिक से आप उनकी राय जानना चाह रहे हैं। आम पब्लिक के बीच
कौन सी राय आपको मिली? उन्होंने कहा देश के लिए जरूरी मुद्दा रोजगार है, क्योंकि उनके भी बच्चे पढ़े लिखे होंगे और पढ़े लिखे होने के बावजूद वो बेरोजगार बैठे हैं। अब मेरा यही सवाल था कि जिस आपने कन्क्लेव में अमित शाह जी को बुलाया था, मैंने बोला ना, मैंने पूरा वो 1 घंटे का क्लिप सुना, वो सीयूईटी की भी बात कर रहे थे। सीयूईटी पेपर लीक हुआ, कौन जिम्मेदार है? पकड़ पाए? कौन लोग पेपर लीक करवाए थे? यूजीसी का पेपर लीक हो गया, कुछ नहीं कर पाए वो। पिछले साल में 2022 के आंकड़े आपको गिनवा रही हूं, 31,000 प्लस रेप केसेस दायर हुए इस देश में। रोक पाए उसको? नहीं रोक पाए। करप्शन नहीं रोक पाया। तो इन सारे मुद्दों को जानबूझ के आगे लेकर के आ रहे हैं, ताकि जो मेन मुद्दा है कि जो पढ़ा लिखा इंसान बेरोजगार गरीब भूखे मर रहा है, एक व्यक्ति दाने के बिना खाए बिना, राकेश विश्वकर्मा अपनी आत्महत्या कर ले रहा है, इन मुद्दों से देश को भटकाया जा सके। इनको बस यही करना आता है। अगर वक्फ बिल इतना बेहतरीन था तो फिर क्यों जेपीसी में लेके गए? बताना चाहिए ना देश को। अमित शाह जी सब कुछ बड़े क्लियरली बताते, तो ये भी क्लियरली बता देते कि बहुत बढ़िया हम बनाए थे, लेकिन कुछ तो खामियां थी। अब खामियों के बावजूद मुझे ये बताइए, जब जेपीसी मामला गया, इन्होंने बीपीसी क्यों बना लिया उसको? भाजपा का पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों उसको बना लिया? कोई भी जो पॉइंट्स विपक्ष ने उसमें डाले उसको इंक्लूड नहीं किया गया। तो जब सब कुछ करना ही था तो जेपीसी बनाना ही नहीं था। खुद को तो ये लोग काउंटर एक्ट कर रहे हैं, खुद पे खुद ही अपने बात में नहीं टिक रहे हैं, तो बाकी देश इन पे भरोसा करेगा तो कैसे करेगा? अब अपना विभाग नहीं संभाल पा रहे हैं, मणिपुर नहीं संभाल पा रहे, और अमित शाह वही अमित शाह है ना। मैं ये भाजपा के लिए भी खतरा है। मैं बता रही हूँ आपको एक इंसिडेंट। क्या बोले थे नरेंद्र मोदी जी पर? बोले थे कि नरेंद्र मोदी जी जो 15 लाख का वादा किया, तो जुमला था, किसने उनको ताकत दी कि वो देश के प्रधानमंत्री को ही नकार देंगे, देश के प्रधानमंत्री के बात को जुमला बता देंगे? वो ऊपर है क्या? प्रधानमंत्री से ऊपर है गृह मंत्री? खुद को ऊपर मानते हैं वो? मुझे अमित शाह जी से यही सवाल पूछना है। अगर आप ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अवधेश जी मैं आता हूँ आपके पास। 10 सेकंड मिल जाएंगे क्या? ठीक है अवधेश जी, जेपीसी क्यों बनी अब ये सवाल है। जेपीसी क्यों बनी अब ये सवाल है। नहीं बनती तो बनाई क्यों नहीं, भाग रहे हैं। अब जेपीसी में फैसला वोटिंग के आधार पर होता है, उसमें वोटिंग विपक्ष का हिस्से नहीं आया तो उस पर भी सवाल है। तो भाई उतनी ताकत जुटानी थी, लोकतंत्र में तो नंबर का खेल चलता है। अवधेश जी नहीं, देखिए, बिल सरकार को लाना है। सरकार ने पहले भी बिल लाया था, जेपीसी में चला गया, तो जाहिर है कि बिल पर चर्चा होगी और सरकार के गृह मंत्री का जो वक्तव्य है चर्चा उस पर होगी। और दूसरी बात है, देखिए 3 बातें समझिए। पहला, इस देश में लंबे समय से भारत को झूठों का देश बना के झूठा नैरेटिव चलाया जा रहा है। फर्स्ट झूठा नैरेटिव यह था कि जो नागरिकता संशोधन कानून है उससे मुसलमानों की नागरिकता छीन जाएगी और मुसलमानों के विरुद्ध है। मुझे बताइए, देश का एक मुसलमान बताए कि उसकी नागरिकता का क्या कोई सर्टिफिकेट मांगने गया है? पूरे भारत में इतना झूठ चला था। अब कहा गया कि भैया पाकिस्तान और उसके मुसलमानों का आप क्यों नहीं दे रहे? आपको पता है ना कि इस समय बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लाखों करोड़ों की संख्या में लोग भारत आना चाहते हैं। अगर आज उसमें दे दिया जाए तो क्या हालत भारत की होगी? क्या यहाँ के मुसलमान उसको स्वीकार करेंगे? सेकंड झूठ, कृषि का जो 3 कानून थे, कृषि संबंधित 3 कानून, उसमें कहा गया कि सरकार तो सारी जमीन लेकर के कॉर्पोरेट को देगी, उसके लिए ये बना रही है। और अंत में क्या स्थिति देश में पैदा होगी? ठीक उसी प्रकार से एक भयानक इसको मजहबी और इस्लाम का विषय बना करके, जो वक्फ बोर्ड का इस्लाम और मजहब से लेना देना नहीं है, वक्फ का इस्लाम से लेना देना है, लेकिन वक्फ का मजहब से लेना देना है, लेकिन वक्फ बोर्ड का मजहब से कोई लेना देना नहीं है। आप बताइए, 1995 के पहले ये वक्फ बोर्ड नहीं था ऐसा, तो क्या इस्लाम खत्म था, सेकुलरिज्म नहीं था? 2013 में जो इस वक्फ को इतनी ताकत दी गई, क्या 2013 के पहले, 1995 के पहले देश में इस्लाम खतरे में था और उसके बाद वक्फ बोर्ड से बन गया है? तो अब यह झूठा जो भयानक नैरेटिव है, और ये अब परिस्थिति गंभीर हो गई है। इसलिए गंभीर हो गई है कि एक बहुत बड़ा वर्ग मुसलमानों के अंदर इससे झूठ में आकर के इसको मान करके कि बाकी कहीं मस्जिद न छीन जाए। भाई, वक्फ बोर्ड के कानून के संशोधन से मस्जिद कहां छीन जाएगी? भाई, मदरसे कहां छीन जाने हैं? मस्जिद और मदरसों पर किसी का कब्जा होगा तो वो ठीक है। मैं इसी बात को लेकर विजय राठी के पास जा रहा हूं। आम मुसलमानों के पास जाएगा नहीं। लास्ट में कह रहा हूं, इसके नाम पर सुनिए, इसके नाम पर लोग मरने मारने को तैयार है यार। देश में हिंसा हो रही है, दंगे हो रहे हैं। ट्रू, बस हो गया, इतना काफी है। सुन लिया, ठीक है, हो गया। ठीक है। विजय राठी जी, सीए के नाम पर दालने के लिए एक आदमी की नागरिकता छीनी नहीं है, काफी नहीं है। आप कितने गंदी बात कर रहे हैं। पर आप लोगों के नैरेटिव की दाल नहीं गली कह रहे हैं पैंट के लिए हो जाएगी, शर्म नहीं आती है आपको बोलने में?
टेलीविजन डिबेट में किसी को ऐसे बोलते हैं तो सर ये उनकी भाषा, उनको मुबारक हो। उनकी भाषा उनको मुबारक हो। मैं अवधेश जी, उनकी भाषा कांग्रेस की मुबारक हो। और इसीलिए कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति है कि लोगों के बीच नहीं जाएंगे, टीवी पर बैठकर ज्ञान देंगे और भाषा सड़क छाप रहेगी। तो यही हालत है। तो रुक जाइए, कांग्रेस को उनके हाल पर छोड़िए। मैं कांग्रेस की या किसी की वकालत करने के लिए नहीं बैठा हूँ। विजय राठी का समय है, अभी रुक जाइए। विजय राठी का समय, विजय राठी इंतजार कर रहे हैं भाई, उनका भी सम्मान करिए। विजय राठी जी, सीए पर दाल नहीं गली, वो नैरेटिव फेल हो गया। ट्रिपल तलाक पर आप लोगों का नैरेटिव फेल हो गया। अब एक मौका आप लोगों को वक्फ का मिल गया। अरे जिसको दिक्कत है, मुस्लिम समुदाय को लग रहा है कि भाई उनकी ये मांगे मानी जानी चाहिए, वो सड़क पर उतर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसमें आप फिर नैरेटिव लेकर घुसे हैं और फिर लग रहा है कि आप लोगों का नैरेटिव फेल हो जाएगा। देखिए, हम लोग एक कहानी पढ़ते थे कि राक्षसों के मुंह खून लग जाता, तो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के मुंह जो हिंदू मुस्लिम करना है ना, लगा हुआ। और ये इतिहास बताता है, इस हिंदुस्तान में जब तक हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, जब तक सरकार नहीं बना पाएंगे। इसलिए इस तरह की गाली देना, इस तरह के नैरेटिव चलाना, इनके खून में है, इनके तासीर में है। मैं अब से बात नहीं कर रहा, मैं जब से बात कर रहा हूं, जब से भारत की आजादी की लड़ाई थी, जो आजादी के लिए लड़ रहे थे या उनसे लड़ रहे थे, या उनको मानने वाले जो माफी मांग रहे थे। और आज इस देश में किससे बचाओगे आप मुस्लिमों की संपत्ति छीनोगे, सीधा एम आपका, और बांटोगे किसे? अडानी को बांटोगे मुद्रा पोर्ट के लिए 1 रुपए स्क्वायर फीट में। सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के। अरे भाई चुप रहो भी शिवम, मैं सुन रहा था, तुम भी सुन लो, थोड़ा सा बोलना अपनी बारी में। क्या होता है, तर्क की बातें कर लो, मैं तो चुप ही हूं। सारी जमीनें छीन करके कैसे देंगे, ये भी तो उसका कोई लॉजिक भी तो होगा। सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री पूरे हिंदुस्तान में, सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता जमीन कब्जाने में लगे हैं। इनका मेन एम कुछ नहीं है। देखिए, ड्राफ्ट में बड़ी अच्छी बातें लिखते हैं। अरे मेरे भाई, महिला शामिल होगी सर, ये करेगा। अरे विजय राठी भाई, ये जमीन कब्जाने वाली बात, सर सुनिए ना, ये जमीन कब्जाने वाली बात आपके मुंह से हजम नहीं हो रही है। आप लोगों की सरकार के दौरान क्या हुआ था, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ, नीरव मोदी तो प्लीज। तो ये आपके मुंह से अच्छा नहीं लग रहा है सर। कहाँ प्लॉट कैसे किसके नाम हो जाता था, मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ उधर। और आपने तो रेट भी तय कर लिया अपने हिसाब से। विजय राठी, आपने रेट भी तय कर लिया कि 1 रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से जमीनें दे दी जाएंगी। अब बड़ा अच्छा सपना देखते हैं आप। दिन में डिबेट में बैठकर लाइव शो में आंखें खोलकर आप सपना देख ले रहे हैं। गजब आपका सपने देखने की ताकत है। हम ही तो पूरा हिंदुस्तान कब्जा रहे हैं, पूरा 22 राज्यों में। नहीं, आपने तो क्राइम, अरे सर आपने तो अपराधियों को उद्योगपति बना दिया। विजय राठी, आपने अपराधियों को उद्योगपति बना दिया। नाम लेने पर मजबूर मत करिए इस शो में। आपने अपराधियों को उद्योगपति बना दिया। ने बनाया ना, अरे वो प्रधानमंत्री और बीजेपी ने बनाया है। एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट देखिए, पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेता जमीनें कब्जाने में। ठीक है सर, रुक जाइए। फाजिल आपके पास आ रहा है, उसके बाद शिवम एक साथ दोनों का जवाब करिएगा, फिर प्रियंका जी आपके पास। थैंक यू। फाजिल भाई दे रहा है। देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ। मेरी कृपा से सबसे पहले तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि शक की बीमारी जिसके अंदर है, उसके पास दुखों का समंदर है। शक का कोई इलाज है क्या? 4 प्रवक्ता यहां बैठे हुए, मैं फिर से कोशिश करता हूं, आप मुझे बता दीजिए रेट्रोस्पेक्टिव बिल में कैसे कोई मस्जिद सरकार ले लेगी? कोई नहीं बोल पाया। दुनिया भर का अब्बा जब्बा डब्बा करने का कोई सेंस नहीं है। कागज के बाहर कोई नहीं जा सकता, ना समाजवादी जा सकती, ना भारतीय जनता पार्टी जा सकती, ना देश की कोई भी सरकार जा सकती। मैं अब बीच में नहीं बोला, तो अब इनको भी रोक दीजिए, क्या लाभ है? मैं उनके बीच में नहीं बोला। अरे भाई, आपको आर्ग्यूमेंट करने के लिए बुलाया है, कोई बीच में नहीं। शिवम को 30 सेकंड अनइंटरप्टेड, फिर मैं फाजिल भाई आपके पास आऊंगा। थोड़ी देर से आ रहा हूं माफी के साथ, लेकिन पहले शिवम 30 सेकंड, कोई बीच में नहीं। जनता पार्टी वाले बुलडोजर चला। भाई देखो, ऐसा है, मैं एक चीज कहना चाहता हूं मेरे भाई विजय, आपको आर्ग्यूमेंट करने के लिए बुलाया। मेरे पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक जाने के लिए थोड़ी बुलाया। मैंने कोई तंबूरा बजाने के लिए थोड़ी बुलाया यहाँ पर कि आप नाच गाना हो रहा है यहाँ पर, आप जो है गाना बजाना शुरू कर दोगे। मैंने पूछा आपसे कि मुझे बता दो कि किस तरीके से कोई भी व्यक्ति कैसे मस्जिद ले लेगा, कैसे जमीन ले लेगा, कौन से तर्क से ले लेगा, कौन से लॉजिक से ले लेगा, कौन से आर्टिकल से ले लेगा, कौन से कानून से ले लेगा? कुछ पता ही नहीं आपको, बस भाषण देना है। अडानी ले लेंगे, अंबानी ले लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी हेमंत सोरेन के साथ बैठे हुए थे कल परसों अडानी, उस पर कोई सवाल जवाब है क्या आपके पास? साथ में बैठकर खड़े हो जाते हो हाथ लेकर, और फिर उसी के बाद कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हो। ये भाषण का कोई लाभ नहीं है इस बात से। इसलिए राकेश जी, मुझे लाभ ही नहीं। मैं प्लीज, मुझे रिक्वेस्ट है आपसे, मुझे जवाब देना है कुछ लोगों के, प्लीज आप रोक दीजिए इनको। नहीं, मुझे जवाब देना है। अभी सिर्फ शिवम की आवाज ऑन एयर 30 सेकंड के लिए, कोई बीच में नहीं। देखिए, दो चीजें कही गई खास तौर पर यहां पर। एक तो कहा प्रियंका भारती जी ने कि देखिए ये तो आम पब्लिक की राय है। मेरा निवेदन है राकेश पांडे जी से, उनके पीछे जो आम पब्लिक खड़ी है उनके नाम जरा पूछ दे तो अपने आप पता चल जाएगा वो आम पब्लिक कौन है।
उसी आम पब्लिक को बरगलाने का काम ये असदुद्दीन ओवैसी से लेकर, ये राहुल गांधी से लेकर, ये तेजस्वी यादव से लेकर, ये अखिलेश यादव से लेकर, ये तमाम लोग उसी आम पब्लिक में जहर भरने का काम कर रहे हैं। इनके प्रवक्ताओं के पास एक जवाब नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता, कोई नहीं जानता मस्जिद कैसे ले लेगी, कोई नहीं जानता कि जमीन कैसे ले ली जाएगी, कोई नहीं जानता कि इसमें आर्टिकल कौन सा लगता है, कोई नहीं जानता इसके तर्क के बारे में, लेकिन टीवी पर आकर सुबह शाम भाषण देते हैं कि नहीं नहीं जमीन चली जाएगी। इसी वजह से राकेश पांडे के पीछे जो पब्लिक खड़ी है विशेष समुदाय से, उनको लगता है कि जमीन चली जाएगी, नहीं जाएगी भाई। अभी इस पब्लिक के पास भी जाऊंगा, किसी की नागरिकता अभी इस पब्लिक के पास भी जाऊंगा और 1 मिनट में प्रियंका जी आपके पास भी आ रहा हूं। हाँ ठीक है, रुक जाइए। अब फाजिल भाई, क्या होगा नहीं होगा अगले कुछ दिन में तय हो जाएगा सर। ठीक है, मैं एक बार लोगों के साथ चला जाता हूं, एक बार लोगों के पास चला जाता हूं। क्या होगा, आप लोगों को गलत लग रहा है तो आप लोग सड़क पर विरोध करेंगे, लेकिन कुछ नेता कह दें कि सिविल वॉर जैसे हालात हो जाएंगे। कोई कह रहा है गर्दन पर तलवार रखी जा रही है, तो क्या इस तरीके के शब्द ठीक है? क्या ये भड़काऊ नहीं? देखिए, सबसे पहले तो समझने की जरूरत यह है कि क्या इसको मुसलमानों की जरूरत थी इस अमेंडमेंट बिल को लाने की, मुसलमानों के पक्ष में था या मुसलमानों ने इस चीज की डिमांड करे थे, ये सोचने की जरूरत है। या ये इंटरेस्ट जो है हिंदुओं का था या किसी और समाज का था, या इंटरेस्ट सरकार का था। 100% सरकार का इंटरेस्ट था और ये इंटरेस्ट अपने लिए लाई है, अपने कॉर्पोरेट मित्रों के लिए लेकर आई है। इसमें मुसलमानों के, मुस्लिम समाज का कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कभी उसका ना समर्थन करे ना विरोध करे। उनको आपकी एक बात का जवाब है, और ये शायद अनीस भाई ज्यादा बेहतर समझेंगे। 2008 में अनीस भाई एक जेपीसी बनी हुई थी और उस जेपीसी की रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट में कहा गया था कि एक सीईओ के तौर पर अधिकारी की जरूरत है और जितने अभी सुधार आ रहे हैं ये सारी जरूरत है। और 2008 में किसकी सरकार थी ये भी आपको पता है? नहीं, बराबर कह रहे हैं आप। 2008 में मनमोहन सिंह की सरकार थी और मनमोहन सिंह की सरकार के समय पर एजेंडा वक्फ के जो बिल है उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, वक्फ की जमीनों का सही इस्तेमाल होना चाहिए, उसके ऊपर में कोई करप्शन नहीं होना चाहिए। उसी लिए मनमोहन सिंह की सरकार वक्फ के अंदर में अमेंडमेंट लेना चाह रही थी ताकि वक्फ की जमीन कोई बेचे नहीं, वक्फ की जमीन का मिसयूज नहीं होना चाहिए। और उसी समय वक्फ की जमीन बंबई के एक बहुत बड़े कॉरपोरेट ने उस जमीन को ले लिया था। आप उसको नाम जानते हैं, देश के अंदर में 2 ही बड़े कॉरपोरेट है, उसमें से एक कॉरपोरेट ने वो 2006 के अंदर में जो 500 करोड़ रुपए की जमीन थी उसको सिर्फ 21 करोड़ में लेने का काम किया। तो ये गलती है तो सर कोर्ट में जाना चाहिए था ना, कोर्ट फैसला करेगा ना। फाजिल भाई 1 मिनट, फिर उसके बाद प्रियंका जी आऊंगा। और 1 मिनट में ये है कि ये जरा ग्राफिक्स डालिएगा स्क्रीन पर, देश भी देखे कि भाई ये 2008 में एक जेपीसी बनी हुई थी और उस जेपीसी की रिपोर्ट क्या थी? जेपीसी की रिपोर्ट में यह थी कि वक्फ बोर्ड में बदलाव होना चाहिए, सीईओ के तौर पर एक सीनियर अधिकारी आना चाहिए, भ्रष्टाचार में जो लिप्त मुतवली है उन पर सख्त एक्शन होना चाहिए, हाईकोर्ट का इंटरफेरेंस बढ़ना चाहिए वक्फ बोर्ड में, और जो पूरा डिजिटल व्यवस्था है वो लागू होनी चाहिए। तो अब फाजिल भाई वही सुधार, वही जेपीसी की कमेटी जो 2008 में मनमोहन सिंह के समय बनी थी, वो सुधार लागू हो रहे हैं। तो भाई ये गर्दन पर तलवार रख देंगे, इस तरीके की बातें क्यों हो रही हैं? देखिए राकेश भाई, आप जहां खड़े हैं, एक पूर्व मंत्री साहब ने जो बात कही, आपने कहा कि कोर्ट में जाना चाहिए, तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि वह मामला अभी भी कोर्ट में है, कोर्ट में चल रहा है। इसीलिए वक्फ बिल लाने के लिए बहुत मजबूरी है सरकार की। दूसरी बात, शिवम त्यागी ने कहा कि पसमंदा मुसलमानों को जमीन दे देंगे। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम इस देश में बना और जमींदारी खत्म हुई। जमींदारी खत्म हुई थी, जमीनें सब कहां चली गई? किस आदिवासी और दलित और पिछड़ा के पास जमीन है देश के अंदर? सारी जमीनें गई कहां? जब आप जमींदारी उन्मूलन अधिनियम खत्म करके आप जमीन दलित को, पिछड़ों को, आदिवासियों को नहीं दे पाए, आज भी उनको मजदूर बना के रखे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वक्त बिल आ जाएगा तो हम पसमंदा मुसलमानों को जमीन दे देंगे? और जमीन है कहां की दे देंगे? कौन सी जमीन बची है जो इनको दे देंगे? अरे कुछ जानकारी करना चाहिए। दूसरी बात, आप वक्त बिल ला रहे हैं, शिवम त्यागी आप बीच में मत बोलिए। मैं नहीं बोलूंगा, आपका ख्याल रखिए। एक मिनट सुनिए। नहीं, अभी तो ये राजनीतिक विश्लेषक बने बैठे हैं, पहले ये पप्पू यादव की पार्टी के प्रवक्ता थे। पप्पू यादव भी पिछड़ी जाति से 1000 बीघा जमीन थी उनके पास, कहां से आई? ठीक है, शिवम रुक जाइए। कहां से आई बताइए जरा। कोई भी पॉलिटिकल स्टैंड रहा, तेजस्वी यादव कहां से आई? जमीन नहीं उनके पास क्या? शिवम प्लीज, सबसे आखिर में समझिए उनके पास क्या? गजब बात कर रहे हैं भाई। ठीक है, अंदर अरे कैसे नहीं है जमीन? वक्फ काउंसिल उल्टा उनका हिस्सा खा गए ये बड़े बड़े लोग। वक्फ काउंसिल है देश के अंदर। आज तक वक्फ काउंसिल एक सीनियर आईएएस होता है, देश का वक्फ काउंसिल माना जाता है, और आज तक वक्फ काउंसिल नियुक्त, कोई देश में वक्फ काउंसिल नहीं है। जो थे वो रिटायर हो गए, उसके बाद किसी की नियुक्ति नहीं हुई। बिना वक्फ काउंसिल के देश में बिल आ रहा है,
अरे कैसा देश किस कानून से देश को चला रहे? जब आप इस तरह की बात करेंगे, अरे तो भैया असंवैधानिक है तो इसे फिर फाजिल भाई, आप लोगों से सवाल कुछ करो, जवाब कुछ देते हैं। मैं पूछ रहा हूं, विरोध आपका हो सकता है सर, विरोध करिए, लेकिन ये जो शब्द आप निकालते हैं ये शब्द ठीक है क्या? अब मैं प्रियंका भारती जी आपके पास आ रहा हूँ। कौन सा शब्द बताइए जरा हमको, कौन सा शब्द मैंने अब रुक जाइए, अब रुकिए प्लीज, नहीं प्लीज मुझे एक सेकंड दीजिए। एक तो सब लोग एक साथ नहीं बोले, मैं बाहर फील्ड पर हूं, और अगर मैं ये बात सभी पैनलिस्ट से कह रहा हूं, अगर कोई नहीं मानेगा तो मैं पीसीआर को इंस्ट्रक्शन दे दूंगा कि जिसका मैं नाम लूं सिर्फ उसी की आवाज ऑन एयर की जाए, और सभी लोग अलग अलग जगह पर हैं और बड़ी आसानी से सबकी आवाज बंद की जा सकती है। तो प्लीज रुक जाइए, अगर डिसिप्लिन नहीं मेंटेन होगा तो मुझे मजबूरी में सख्त कदम उठाना पड़ेगा, तो रुक जाइए सर प्लीज। अभी सिर्फ प्रियंका भारती जी बोलेंगी, और प्रियंका भारती जी सवाल है 2008 का ग्राफिक्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मैं रख दे रहा हूं, प्लीज इधर उधर मत जाइएगा, ना मणिपुर जाइएगा ना कहीं और जाइएगा, मुद्दे पर टिके रहिएगा। 2008 जेपीसी की रिपोर्ट है कि वक्फ में संशोधन होना चाहिए, और मैक्सिमम जितने प्रावधान लेकर आ रही है बकौल शिवम सरकार और बकौल इस ग्राफिक्स ये जो हमारी भी थोड़ी बहुत रिसर्च है, वो सारे संशोधन इसमें है। तो फिर इतनी हाय तौबा क्यों है? फिर तो अपने कांग्रेस के साथी से पूछ लीजिए कि भाई इस तरीके से संशोधन प्रस्ताव उस समय क्यों आ गए थे। राकेश पांडे जी, सवाल आपका बेहद वाजिब सवाल है, और उससे पहले बीजेपी के प्रवक्ता आप ही के पीछे जो खड़े आम पब्लिक है उनका नाम पूछ रहे थे, बोल रहे थे कि नाम पता कर लीजिए, यादव जी थे, मुसलमान जी थे, इनको खाली इन्हीं के जाति जमात वाले ना आम पब्लिक होते हैं, बाकी पब्लिक आम नहीं होती है। यही बात तो हम भी बोलते हैं, जब ये नाम पूछ रहे हैं, हम उपनाम पूछ रहे हैं, हम कहते हैं जातिगत जनगणना करवाओ, तो ये चुप हो जाते हैं, उस पर ये कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उनको पता है कि ये आम पब्लिक खास बन जाएगी, क्योंकि उनको ही पता चलेगा कि उनकी परिस्थितियां क्या है, कहाँ एकेडमिक्स में वो लैग कर रहे हैं, कहाँ राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, कैसे ये लोग मुसलमानों का पूरा अधिकार खा गए, कैसे दलितों का हकमारी कर गए, कैसे इन लोगों का 563 भाजपा कार्यालय खुल गया, कैसे 768 कार्यालय और खुलने वाले हैं, जमीनें आखिर कहां से रही हैं, इन सच्चाइयों पर। और रही आप 2008 की बात कर रहे थे, उसी समय तो भाजपा वाले भी कह रहे थे ना कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है? अभी आखिर प्रधानमंत्री मोदी की इतनी बड़ी अब मुद्दे से भाग रही है प्रियंका जी, प्रियंका जी आप मुद्दे से भाग रही हैं, स्किप कर रही हैं क्वेश्चन को, और स्किप इसलिए कर रही हैं कि आप सब जगह चली गई और 2008 के जेपीसी के मुताबिक संशोधन हो रहा है, उस पर आप नहीं बोल रही हैं। देश में आखिर ऐसा कब हुआ था कि कोई प्रधानमंत्री जनगणना करवाने की भी हैसियत ना रखता हो, ना करवाया हो? 2008 पर बोलिए, जाति जनगणना पर नहीं। प्रियंका जी 2008 का संशोधन प्रस्ताव इस समय लागू हो रहा है, इस पर बोलिए, और अगर आप नहीं बोलेंगी मतलब आप मुद्दे से भाग रही हैं, कोई बीच में नहीं आए। शिवम इसके बाद आऊंगा आपके पास। देखिए, वो 2008 पर जा रहे हैं, वो वक्फ पर जा रहे हैं, वो यूसीसी पर जा रहे हैं, लेकिन वो जातिगत जनगणना पर नहीं जा रहे हैं, जो 90% आवाम। तो यही मुद्दा है आज का प्रियंका भारती, यही मुद्दा है आज का मुद्दा जातिगत जनगणना नहीं है, आज का मुद्दा आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। राकेश पांडे जी, जातिगत जनगणना राजद का मुद्दा नहीं है, 90% दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अकलियतों का मुद्दा है, तो उसको अब राजद का, और जो अकलियतों का मुद्दा है, आदिवासियों का मुद्दा, दलितों का मुद्दा, पिछड़ों का मुद्दा। शिवम, आखिर का सवाल था 2008 जेपीसी प्रस्ताव के मुताबिक संशोधन वो लागू, तो क्या दिक्कत? कोई बोलने को नहीं तैयार है, तब भी जेपीसी थी, आज भी जेपीसी है। जस्ट 10 सेकंड्स। दलितों का हक जो और पिछड़ों का हक जो है भारतीय जनता पार्टी खा रही है, आप ऐसा कह रहे हैं ना? 2010 में कैलकाटा हाई कोर्ट का डिसीजन और 2024 में जो है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, ममता बनर्जी 75 जातियों को 84 में थे मुस्लिमों की ओबीसी में लेकर चली गई, ओबीसी का सारा हक खा गई। एक जबान निकली क्या? एक शब्द निकला क्या तेजस्वी यादव से? आंध्रा में 2008 में आरक्षण 4% मुसलमानों को दे दिया, आपके मुंह से कोई एक शब्द निकला क्या? कर्नाटका के पीजी की 882 सीटों में से 85 की 85 जाति मुस्लिमों की ओबीसी में डाल दी, कोई एक शब्द निकला क्या? आप ओबीसी और पिछड़ों के नाम पर सिर्फ राजनीति करते हैं। तेजस्वी यादव को ना एसपी ना ओबीसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रियंका भारती को कोई लेना देना नहीं है, इनको ठीक है। कौन किसके नाम पर सियासत कर रहा है, राजनीति कर रहा है, आने वाले समय में साफ हो जाएगा, आने वाले समय में साफ हो जाएगा। लेकिन बड़ा फर्क था कि 2008 में जेपीसी ने ये सारे संशोधन प्रस्ताव सिफारिश में डाले थे, वो लागू किए जा रहे हैं, तो भाई इस पर अब बवाल क्यों है? और तब तो कांग्रेस की सरकार थी, इस पर कोई बोल नहीं रहा है। लेकिन फिलहाल चलिए नागपुर के मोमिनपुरा से अभी के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।